हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज का अपना चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं, जीवों में किस प्रकार से जनन होता है, जनन क्यों आवश्यक है, जनन के लिए कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, इन सब का अध्ययन करते हैं। तो आइए चलते हैं लेसन प्लान की ओर। जीवों के द्वारा अपनी प्रतिकृति यानी कॉपी बनाने का निर्माण करना। विभिन्न जीव कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र डीएनए डीएनए में आनुवंशिक सूचनाओं को जनक पीढ़ी से या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति का बनना है। डीएनए प्रतिकृति कोशिकाओं की विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के द्वारा का उपयोग करती है और डीएनए प्रतिकृति के समय मूल डीएनए प्रतिकृति के साथ दूसरी प्रतिकृति बनाई जाती है। परिणाम स्वरूप एक कोशिका से दो कोशिकाओं निर्माण होता है जो अपनी मूल प्रकृति के प्रतिकृति के कॉपी के समान होता है। यदि समसूत्री विभाजन होगा तो कोशिकाओं में गुणन होता है और कोशिका का ही क्लोन बनाया जाता है। लेकिन यह विभाजन यदि जनन कोशिकाओं में होता है तो ये गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, जिसके कारण से जीव की आधी सूचना अगली पीढ़ी में ही स्थानांतरित हो पाती है। फलस्वरूप हूबहू क्लोन के निर्माण की प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। विभिन्नताओं के कारण ही हमारा जीवन अस्तित्व में है। देखिए, थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। यह आनुवंशिक पदार्थ है जो हमारी कोशिकाओं में पाया जाता है और यही आनुवंशिक पदार्थ है वो हमारी सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करने का कार्य करता है। अब आता है विभिन्नताओं का महत्व है। विभिन्नताएं क्यों उत्पन्न होती है, इनका क्या महत्व है? देखो, विभिन्नताओं के कारण ही जंतुओं के शरीर में अपेक्षित परिवर्तन होते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे मान लो कोई ठंडे में रहने वाले जो जीवाणु हैं उनकी कोई जाति वैश्वीकरण के कारण जल का तापमान बढ़ जाता है, जिसके कारण अधिकांश जीवाणुओं की मृत्यु हो जाती है, यानी समष्टि यानी जाति उसकी नष्ट हो जाती है। लेकिन कुछ जीवाणु गर्मी के प्रति प्रतिरोध क्षमता विकसित कर लेते हैं तो वह वृद्धि करेंगे, जीवित रहेंगे और हम कह सकते हैं विभिन्नताएं स्पीसीज की उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे अंदर बात करते हैं, हमारे अंदर हम जब ठंडे प्रदेशों में रहते हैं तो हमारा शरीर है उनके अनुकूल बनने की कोशिश करता है। लेकिन अगर लगातार हम ठंडे प्रदेशों में रहें कई पीढ़ियों तक तो वहां में रहने लायक हो जाते हैं। कुछ हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमताएं विकसित हो जाती है। तो विभिन्नताओं का महत्व क्या है? स्पीसीज की उत्तरजीविता यानी जाति को बनाए रखने के लिए, किसी भी जीव की जाति है या वंश है उसको बनाए रखने के लिए विभिन्नताएं बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है, ये कह सकते हैं अपन। अब हम बात करते हैं जनन की। देखो, विभिन्नताओं का अपना महत्व है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जनन भी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जनन किसे कहते हैं? जीवों के द्वारा अपने समान नए जीव उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। जनन अपनी जाति को बनाए रखने के लिए किया जाता है। जनन मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। पहला अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है? जिसमें एक ही जनक है वो एक ही जनक भाग लेता है, चाहे नर हो चाहे मादा हो, इसके द्वारा अलैंगिक जनन हो जाता है। लैंगिक जनन में दोनों ही समान रूप से भाग लेते हैं, नर और मादा। देख लेते हैं थोड़ा सा। अलैंगिक जनन इस प्रकार का जनन जिसमें नर या मादा में से कोई एक भाग लेता है और नए जीव का निर्माण करता है, जैसे विखंडन है, पुनरुद्भवन है, मुकुलन है, बहुविखंडन है। ये सारी अलैंगिक जनन की विधियां हैं। अलैंगिक जनन की विधियों में विखंडन क्या है? एक कोशिकीय जीवन में या जीव में विखंडन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है।
तो इस प्रकार के जनन में कोशिकाएं दो बराबर भागों में विभाजित हो जाती है और नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। जैसे एक कोशिका है, इसमें कोशिका खास विकसित होती है और खास विकसित होने के बाद में एक नई कोशिका का निर्माण हो जाता, तो नई उत्तरी अमीबाओं का निर्माण हो गया। मुकुलन, हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी हैं, उनमें मुकुलन के द्वारा जनन करते हैं। मुकुलन विकसित होकर एक नए पादप जीव का निर्माण कर देता है। जैसे ये आपका हाइड्रा है। यहाँ एक छोटा सा कली कोशिकाओं का गुच्छा बनता है और यह कुछ आगे चलकर देखना इस प्रकार से उभार, ये क्या है? मुकुल है, यही मुकुल है। और यह मुकुल है वो अपने मात्र हाइड्रा से अलग हो जाता है और एक नए हाइड्रा का निर्माण कर लेता है। हाइड्रा पुनरुद्भवन, प्लेनेरिया जैसे जीव हैं, उनमें कई जगह से यदि इनको काट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर नए जीव का निर्माण कर लेता है। जैसे ये प्लेनेरिया है, अगर इसको हम तीन भागों में टुकड़े करें तो तीनों ही भागों से एक छोटे छोटे नए प्लेनेरिया विकसित हो जाते हैं। यानी कि इनमें भी पुनर्द्भवन की प्रत्येक टुकड़ा है एक नए जीव का निर्माण कर सकता है। इस प्रकार से इस प्रकार के जनन को पुनर्द्भवन करते हैं। कायिक प्रजनन, अब देखिए यह उन पौधों के लिए है जो अपनी बीज धारण करने की क्षमता खो चुके हैं। बीज के अतिरिक्त पौधे का कोई भी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि अनुकूल परिस्थितियों में विकसित होकर नए पादप उत्पन्न करते हैं। इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन के द्वारा हम अधिक गुणवत्ता युक्त पौधों को पौधा निर्माण कर सकते हैं। कायिक प्रवर्धन के लाभ भी देख लेते हैं। इनसे उगने वाले पौधे अपने जनक के समान होते हैं। अतः अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे की कलम लेकर नए पौधे तैयार कर सकते हैं। इसे उगाने वाले पौधों से बीजों से उगने वाले पौधों की तुलना में जल्दी फल देते हैं और पौधों की नस्ल में को सुधारना आसान हो जाता है। कहने का मतलब है कि मान लो आपके घर में कोई बढ़िया बेर वाली झाड़ी लगी हुई है और यदि उस झाड़ी को अपन उसका झाड़ी का कोई भी हिस्सा कलम काट लेते हैं और काटने के पश्चात हम उसको की काट है वो दूसरे पौधे पर दूसरी झाड़ी पर लगा देते हैं, तो वहां से जो उत्पन्न हैं पौधे फल हैं वो अपने जो जनक है उसके समान ही होंगे। इसका मतलब है अगर उसके बेर बहुत मीठे और मोटे हैं, अच्छे हैं, तो इन पर लगने वाले बेर भी उसी के समान होंगे। ऐसे पौधे उगाए जा सकते हैं जो अपनी बीज धारण करने की क्षमता खो चुके हैं, जैसे केला, गुलाब, चमेली, गन्ना आदि। फिर आता है उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन तकनीक में पौधे के उत्तक और उसकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक कर नए पौधे उगाए जाते हैं। इन कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है, जिससे कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बनती है, जिसे केलस कहते हैं। केलस को वृद्धि विभेदन के हार्मोन युक्त एक अन्य माध्यम में स्थानांतरित करते हैं। पौधे को फिर मिट्टी में रोप देते हैं, जिससे वे वृद्धि कर विकसित पौधे बन जाते हैं। उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा किसी एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न किए जा सकते हैं। अतः इस लैंगिक जनन, इस प्रकार का जनन जिसमें नर और मादा समान रूप से भाग लेते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। जनन की कोशिकाओं में अर्धसूत्र विभाजन के फलस्वरूप गुणसूत्र और डीएनए की मात्रा आदि रह जाती है। जनक से प्राप्त युग्मक कोशिकाएं निषेचन के द्वारा युग्मनज का निर्माण करती है, जिसके कारण
गुणसूत्र संख्या और डीएनए की मात्रा पुनः स्थापित हो जाती है। युग्मनज वृद्धि करके नए जीव विकसित हो जाते हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। आवर्तबीजी यानी एंजियोस्पर्म पौधे हैं, उनके जननांग पुष्प में स्थित होते हैं। में बाह्यदल, दलपुंज, पुंकेसर, नर जननांग भाग और स्त्री केसर जननांग भाग स्थित होते हैं, जिसमें जनन कोशिकाएं होती है। पुष्प का पुंकेसर भाग नर होता है और स्त्री केसर भाग मादा जननांग भाग होता है। पुष्प के दो प्रकार होते हैं। एक एकलिंगी होता है, जिसमें नर या मादा में से कोई एक लिंग उपस्थित होता है। दूसरा होता है द्विलिंगी, जिसमें दोनों ही जननांग एक ही पुष्प पर उपस्थित होते हैं। जैसे एक जननांग वाले या एक लिंगी पपीता, तरबूज आदि हैं, तरकारियां हैं, अधिकांश एक लिंगी होती है। द्विलिंगी है जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, उन्हें द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे सरसों है, गुड़हल है आदि। फिर हम देखते हैं पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना किस प्रकार से होती है? पुष्प के मध्य में वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होता है। इसके ही भाग में उनके परागकोश होते हैं। क्या होते हैं? परागकोश। इस प्रकार से तंतुनुमा संरचनाएं होती है, जिन्हें परागकोश कहते हैं। इसके बाहरी भाग में दल लगे होते हैं, बाह्य दल लगे होते हैं। इस प्रकार से ये पुष्पासन का वाला भाग है। यहाँ दल लगे होते हैं। तो ये होंगे बाह्य दल, ये परागकोश है और इन्हें तंतु कहते हैं। तंतु और परागकोश दोनों सम्मिलित रूप से इनको पुंकेसर कहेंगे, केसर कहेंगे। वर्तिकाग्र वाला भाग है, ये वर्तिका है, ये वाला हिस्सा है वो वर्तिका का है। और ये वाला भाग है वो पुष्प का अंडाशय है, अंडाशय है। ये बाह्य दल हो गए और ये दल हो गए, ये दल है। इन सबको मिलाकर अपन कहेंगे ये स्त्री केसर है। ये स्त्री केसर वाला भाग है, यानी मादा जननांग भाग है वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, जबकि नर जननांग भाग होते हैं परागकोश, तंतु। ये नर जननांग भाग होते हैं। दलों का यहाँ कार्य महत्वपूर्ण रूप से ये रंगीन होते हैं। तो ये जो छोटे जीव होते हैं उनको आकर्षित करने का कार्य करते हैं। बाह्य दल अंतिम रूप से लास्ट तक फल के साथ भी आपने जुड़े हुए देखे होंगे, जैसे टमाटर है, बैंगन है, उनका जो हरा वाला पार्ट है वो बाह्य दल ही होते हैं। जहाँ पुष्प लगा होता है उस स्थिति को पुष्पासन कहते हैं। इनमें परागकोश होते हैं, परागकोशों में ही नर जननांग होते हैं। जैसे ही कोई पुष्प के कोई कीट आकर बैठता है, वर्तिकाग्र वाले हिस्से में आकर बैठता है, तो यहाँ वर्तिका क्या होती है? चिपचिपी होती है। चिपचिपी होने के कारण दूसरी जगह से लाए हुए जो पराग हैं वो यहाँ आकर डाल दिए जाते हैं और यहाँ से होते हुए में अंडाशय में पहुंचते हैं और अंडाशय में निषेचन। इस प्रकार से जनन की कोशिकाओं में निषेचन से युग्मनज बनता है और नए पौधे विकसित होते हैं। आगे देख लेते हैं। निषेचन के पश्चात युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं, बीजांड में भ्रूण विकसित होता है और बीज में परिवर्तित हो जाता है, जहाँ फल का निर्माण होता है। हमने पादपों में लैंगिक जनन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मानव में जनन। मानव में लैंगिक जनन ही होता है, अलैंगिक जनन नहीं होता है। जीवों में अलैंगिक जनन होता है, लेकिन कौन से जीव होते हैं? या तो वो एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, या निम्न श्रेणी के पादप होते हैं। जो निम्न कुलों के पादप हैं, सॉरी जीव हैं, उन्हीं में ऐसा संभव होता है। उस श्रेणी के जीव हैं उनमें किसी प्रकार का अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता है।
तो मानव में अलैंगिक जनन, मानव में आयु के साथ साथ विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आते हैं। पहले परिवर्तनों के बारे में पढ़ लेते हैं, जनन की बाद में बात कर लेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट होता है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था की आयु होती है वो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक मानी जाती। इस अवस्था में दर्शाव होता है और नए लक्षण सामने आते हैं, संवेदनाओं में परिवर्तन होते हैं, शरीर का आकार में बदलाव होता है, बालों का विकास, ग्रंथियों की वृद्धि, यानी ये सारे द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण हैं वो मानव में होते हैं। तो नर में कौन कौन से गौण लैंगिक लक्षण है? तो इसका प्रमुख कारण है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, उसके कारण ही सारे नर में परिवर्तन आते हैं। नर का मतलब यहाँ हम बात करेंगे लड़कों की। लड़कों में जो परिवर्तन आते हैं वो देख लो, आवाज भारी होती है इस समय, शरीर में अधिक संख्या में बाल उगाते हैं, चेहरे पर दाढ़ी आ जाती है, त्वचा सख्त हो जाती है, स्वप्न अधिक आते हैं और नर जनन अंग का विकास हो जाता है। मादा में मुख्य रूप से जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो इसके लिए उत्तरदायी होता है। इसमें आवाज का पतला होना, स्तनों का विकास होना, त्वचा का मुलायम होना, ऋतुस्राव या रजोधर्म का प्रारंभ होना, तेलीय ग्रंथियों का विकास, लंबाई में अचानक वृद्धि होना, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित की जाती है और ये मादा में, यानी हम कहेंगे द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों के बाद में हम नर जनन अंग और मादा जनन अंगों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं कि ये किस प्रकार से इनकी फंक्शनल कार्य करते हैं। तो यहाँ ये चित्र देख के थोड़ा सा बात कर लेते हैं पहले इसके बारे में। नर जननांग में शुक्राशय, वृषणकोश, वृषण, लिंग या शिश्न, मूत्र मार्ग, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्राशय, ये सम्मिलित रूप से ये जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। मानव में वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं का निर्माण होने के पश्चात यहाँ वृषण कोशों में उपस्थित वृषणों में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसके पश्चात ये शुक्राशय में चले जाते हैं। कहाँ जाएंगे? शुक्राशय में चले जाएंगे। जब रिलीज करना होता है या जो आपकी मूत्र मार्ग है, मूत्र नलिका है, उसी के माध्यम से और साथ में प्रोस्टेट ग्रंथि है, वो इनको शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है और मार्ग को सुगम बनाती है। फिशन से होते हुए शुक्राणुओं का स्खलन हो जाता है। कैसे हैं? शुक्राणु में होता क्या है? शुक्राणु में मुख्य रूप से आनुवंशिक पदार्थ होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों का ये शुक्राणु का अग्रभाग है, जिसे हम सिर बोलते हैं। ये मध्य भाग है और ये पूंछ वाला भाग होता है। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। और नर जनन अंग में जनन कोशिका उत्पादन करने वाले अंग होते हैं। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। वृषण शरीर के बाहर वृषण कोश में होते हैं या अंडकोश में होते हैं। ये क्यों होते हैं? ताकि शुक्राणुओं को आवश्यक ताप है वो मिल सके, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान शुक्राणुओं के लिए ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ बन ही नहीं पाएंगे या नष्ट हो जाएंगे। तो जो शुक्राणु हैं वो शुक्रवाहिकाओं के द्वारा वहन किए जाते हैं। शुक्रवाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली का निर्माण करती है। अतः मूत्र मार्ग शुक्राणु और मूत्र दोनों के प्रवाह के लिए उभय मार्ग उपलब्ध करवाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि शुक्राशय अपने स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं, जिससे शुक्राणु एक तरल और पौष्टिक माध्यम में आ जाते हैं। इन शुक्राणुओं के मुंह में मुख्य रूप से आनुवंशिक पदार्थ होते हैं जो सूचनाओं को अगली पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। यानी कि शुक्राणु में आधे गुणसूत्र होते हैं। याद रखिए, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है। तो जब एक पुत्र या पुत्री का निर्माण होता है तो 23 गुणसूत्र है वो माता से प्राप्त होते हैं और 23 गुणसूत्र है वो पिता से प्राप्त होते हैं। यानी एन कोशिकाएं मिलकर निषेचन के पश्चात 2n यानी युग्मनज का निर्माण करती है, युग्मनज का निर्माण करती है। आगे देखते हैं नर जनन अंग। देख लिया। मादा जनन अंग देख, थोड़ा सा चित्र के बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ से जब पुत्री
का जन्म होता है तो जन्म के समय ही अंडाशय है उसमें अपरिपक्व अंडे होते हैं। दोनों ही अंडाशयों में दाएं और बाएं भाग में 2 अंडाशय हैं, एक जोड़ी अंडाशय बोल सकते हैं। इनमें अपरिपक्व अंडे पहले से ही हजारों की संख्या में उपस्थित होते हैं। जैसे ही उनकी उम्र है वो 12 या ज्यादा हो जाती है, ये दोनों अंडाशय हैं वो सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं और यहाँ परिपक्व अंडों का विमोचन किया जाता है। यहाँ से अंडे हैं वो अंडवाहिनी या फिलोपियन ट्यूब के माध्यम से गर्भाशय में आ जाते हैं, जहाँ से गर्भ में शुक्राणु आते हैं और शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलकर युग्मनज कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और बाद में गर्भाशय से चिपक कर ये एक भ्रूण का निर्माण करेगा और एक जीव बन जाता है। तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। इनमें से प्रत्येक माह परिपक्व अंडा दोनों अंडाशयों में से एक द्वारा विमोचित किए जाते हैं। परिपक्व अंडा फिलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी द्वारा गर्भाशय तक लाया जाता है और संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय गिरवा द्वारा योनि मार्ग में खुलता है और मैथुन के समय शुक्राणु योनि मार्ग में विस्थापित हो जाते हैं, जहां अंड कोशिका से मिलते हैं और निषेचन क्रिया के परिणाम स्वरूप फलस्वरूप निषेचन क्रिया के परिणाम स्वरूप भ्रूण का निर्माण करता है, जहां लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता है और नए जीव का निर्माण करता है। माँ के शरीर में गर्भ लगभग का 9 महीने का समय होता है, उसके बाद में एक नवजात शिशु का जन्म हो जाता है। तो ये है। अब जब नवजात शिशु का जन्म होता है तो उसके पोषण के लिए और अपशिष्ट पदार्थों के परिवहन के लिए, इन सब के लिए यहाँ प्लेसेंटा होता है। माता के गर्भाशय में भ्रूण के पोषण के लिए एक विशेष तस्त्रीनुमा संरचना होती है, तस्त्रीनुमा संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा के माध्यम से भ्रूण ग्लूकोज क्या होगा, मान लो प्रश्न बनता है क्या होगा यदि अंडा रिलीज हो जाता है और निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती, निषेचन नहीं हो, क्या होगा यदि निषेचन नहीं होगा? अंडा स्त्रावित हो चुका है तो क्या होगा, यदि अंड कोशिका निषेचन नहीं होता है तो लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है। उसके बाद में क्या होता है, अंडा प्रत्येक माह है एक अंडाशय से प्रत्येक माह है अंडे का विमोचन करता है। मिट्टी है वो मोटी और स्पंजी बन जाती है, परंतु निषेचन ना होने की स्थिति में इस परत की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। अतः यह धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर और म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है और इस चक्र को लगभग 1 माह का समय लगता है, इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 2 से 8 दिन तक की रहती है। किशोरावस्था के दौरान लैंगिक परिपक्वता आने लग जाती है, लेकिन लैंगिक परिपक्वता यह नहीं कि जनन स्वास्थ्य है। अब देखते हैं जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य क्या है? किशोर अवस्था के दौरान क्या होता है, हमारे शरीर में लैंगिक परिपक्वता आने लग जाती है। यानी ये होता है कि हम धीरे धीरे हमारे अंदर द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का निर्माण होने लग जाता है। शरीर अथवा मस्तिष्क है वो जनन क्रिया या गर्भ धारण के योग्य हो गए हैं। हम किसी दबाव के चलते विवाह या संतान पे तैयार हो जाते हैं, लेकिन हमारे स्वास्थ्य और मन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। सही जानकारी ये न होने के अभाव में अनेक यौन संचरित रोग बढ़ने की संभावना भी हो जाती है, क्योंकि यौन क्रिया में प्रगाढ़ संबंध स्थापित होते हैं, जिसके कारण गोनेरिया है, सिफिलिस है, मस्सा है, HIV ऐसे रोग हो जाते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। ये अधिकांश रोग हैं वो लापरवाही की वजह से ही होते हैं। यौन संचित रोगों के बचाव के लिए हम कंडोम वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब है गर्भ निरोधक उपाय। अनचाहे गर्भ या गर्भ धारण रोकने के लिए हम गर्भ निरोधक गोलियां, कोप्रटी, लूप अथवा कंडोम का स्त्री की अंडवाहिनी या शुक्रवाहिनी को बांधकर ये गर्भरोधी उपाय अपना सकते हैं। ये उस स्थिति में अपनाए जाते हैं जब हमारी स्थिति है वो तैयार नहीं होते हैं जनन के लिए। उस स्थिति में गर्भ निरोधक उपाय अपनाए जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ये जो जितने भी आपके नोट्स हैं उनको आप कॉफी में इंगित करते रहें।